नमस्कार। कॉरपोरेट वर्ल्ड में, मीडिया में भी, मतलब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, जब कोई एम्प्लॉय, कोई पत्रकार किसी चैनल या किसी कंपनी में होता है और वो दूसरी कंपनी में जाता है, तो जिस कंपनी को वो छोड़ के जाता है या इस्तीफा देता है या कंपनी उसको निकालती है, तीनों परिस्थितियों में उसे एक नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। कहीं कहीं ये नोटिस पीरियड 1 महीने का है, कहीं 2 महीने का है, कहीं 3 महीने का है। नियम यह भी है कि अगर आप पहले जाना चाहते हैं तो नोटिस पीरियड का जो पैसा होता है वो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं, इसके बाद कंपनी आपको जल्दी रिलीव कर देती है। एक परिस्थिति तो ये बनती है, तब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं। दूसरी परिस्थिति यह बनती है कि आज ही आप इस्तीफा देते हैं और अगले दिन आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। वो इसलिए होता है कि जिस कंपनी से आप इस्तीफा देते हैं और जहां से आप दूसरी कंपनी, तो जिस कंपनी से आप इस्तीफा देते हैं उसका भी आपसे मन भर गया और वो कहते हैं चलो भैया जाओ, इनका फुल एंड फाइनल हिसाब करो, आप जाइए, तुरंत जाइए, कोई नोटिस पीरियड नहीं, नथिंग, ना आप हमको कुछ देंगे ना हम आपको देंगे, आप जाइए। तो उसमें एक स्थिति होती है कि दूसरा वाला जो दूसरी कंपनी या दूसरा चैनल, आप आसानी से समझें इसलिए मैं बता रहा हूं, तो जिस चैनल में आप जाने वाले होते हैं उसे जल्दी होती है कि आप जल्दी आएँ, कहीं ऐसा ना हो आप का मूड बदल जाए, तो आप दूसरे दिन वहां जाके ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आदमी जो इस्तीफा देता है, एम्प्लॉय, वो यहां से छोड़ के जाता है, अगर वो नोटिस पीरियड सर्व करता है तो वो 2-3 महीने में, अगर उसे निकाला जाता है तो वो नौकरी खोजता है, अगर उसे नौकरी मिली रहती है तो ससम्मान, मतलब जिस कंपनी को वो छोड़ के जा रहा है वहां आ सके और वहां रिश्ते खराब ना हो, इसलिए वो नियम कानून को पूरा करके जाता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट छोड़ते हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिस कंपनी में आप गए वहां आपका रिश्ता चाहे भले अच्छा हो या ना हो, लेकिन जिस कंपनी ने तुरंत आपको रिलीव कर दिया, फिर आपके रास्ते उस कंपनी के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये परिस्थितियां आती हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में, मीडिया चैनल में भी। आपने बहुत सारे पत्रकारों को भी देखा होगा इस तरह से। आज मैं सोच रहा था कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कल सुबह एक चिट्ठी उनकी आई न्यूज में कि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के पद से भी, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि अपने वसूलों से भटक गई है, इतने सालों में उसने यमुना साफ नहीं किया, शीश महल बनवाया जिसके खिलाफ हम आए थे, और ये हुआ। उनका मन बड़ा व्यथित हो गया था और 7-8 साल मंत्री रहने के बाद 100 दिन केजरीवाल की सरकार के बचे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अब इस सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। पहली बार ये जब लेटर आया तो लोगों को लगा केजरीवाल पर आरोप लगाने वालों की कोई कमी है नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप उनकी सरकार पर लगे ही हैं। केजरीवाल खुद, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को केंद्रीय एजेंसियों ने जेल में भी डाला, उन्हें जमानत भी मिली, सब आप जानते हैं, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं। न्यूज़ तो कैलाश गहलोत है। तो ये लगा कि अब कैलाश गहलोत अगले 3 महीने में जरूर भ्रष्टाचार के नए नए कुछ मामले उजागर करेंगे, और विद इन पार्टी और विद इन सरकार इतना नज़दीक से वो रहे हैं कि दिल्ली की जनता को कुछ केजरीवाल की सरकार की हकीकत और उनके कारनामों के बारे में वो अच्छी तरह बता सकते थे, वो एक बात का खुलासा कर सकते थे। आज सुबह मैं अपने चैनल के कार्यक्रम न्यूज़ 24 में ये बात कह रहा था तो मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप किंतु परंतु यदि अगर की बात कर रहे हैं, कहाँ ऐसा लिखा है कैलाश गहलोत, आप वीडियो में देख लीजिएगा कहीं होगा तो, सुबह का। तो मैंने उनसे कहा, और मैं ये कार्यक्रम ख़त्म करके गाड़ी में बैठा, थोड़ी दूर चला तो तक मैसेज आ गया कि कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैं सोचने ये लगा कि अगर कैलाश गहलोत, देखिए बीपी सिंह ने राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दिया
तो कम से कम वो बाहर निकल के पूरे देश को गलत बताया, सही बताया, आगे क्या हुआ क्या नहीं वो छोड़िए, लेकिन जिस बात पर उन्होंने इस्तीफा दिया, कम से कम देश में एक माहौल बनाने का काम किया राजीव गांधी के खिलाफ सरकार के, और लोगों में एक गुस्सा आया और लोगों को ये लगा उनकी बातों से, और उसके बाद उनके पीछे पूरा विपक्ष लामबंद हुआ। वो एक नायक की तरह आए, वो भले कितने दिन रहे नहीं रहे, उनके आरोप कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और उस पर उन्होंने क्या प्रधानमंत्री रहने के बाद क्या किया क्या नहीं किया। तो मेरे को लगा था कि कैलाश गहलोत ने कुछ, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे से कम समय में भी शामिल हो गए, अब आप बताइए कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी या उसकी सरकार या केजरीवाल के खिलाफ कोई बड़े से बड़ा खुलासा कर दे, उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? कोई करेगा? ये तो जिस तरह से चैनल बदल के पत्रकार जाते हैं, अब जैसे उनका इस्तीफा आया, उनको मनाने के लिए कोई नहीं गया, कोई उनसे कहने के लिए नहीं गया। उनका इस्तीफा आते ही हुआ कि अब आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं, आपके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, आईटी की बहुत रेड उनके ऊपर पड़ रही थी, उनके पास विकल्प नहीं था, उनको बीजेपी में जाना ही था। अब इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट मैं सोचा कि कैलाश गहलोत के मामले में कुछ फैक्ट आपके सामने रखूं, फैसला आप कीजिएगा। बात यह है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, ये सब लोग मालूम है। उनके भाई की ईडी ने शायद या किसी सेंट्रल एजेंसी ने उनकी संपत्ति भी जब्त की थी, और 1000 लो फ्लोर बसों में जो ठेके देने का काम था, रख रखाव मेंटेनेंस का, उस पर भी इसके पहले वाले जो बैजल थे शायद एलजी, उन्होंने सीबीआई को प्रारंभिक जांच के लिए भी लिखा था। और भारतीय जनता पार्टी के एकाधिक नेताओं ने दिल्ली प्रदेश के बार बार कहा था कि अगला नंबर जेल जाने का कैलाश गहलोत का है। तो अगर इस खबर को ऐसे देखा जाए कि आम आदमी पार्टी का एक नेता या एक मंत्री, प्रमुख मंत्री, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के राडार पर था, चुनाव से ठीक पहले वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चला गया। इस खबर को इस तरीके से भी पेश किया जा सकता है। इस खबर को इस तरीके से भी पेश किया जा सकता है कि भारतीय जनता केजरीवाल के मूल सिद्धांतों से भटकने की वजह से, और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नायक बनकर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, और जिस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सिर आंखों पर बैठाते हुए भारत की राजनीति में एक राज्य में 2 बार लगातार 90% से ज़्यादा सीटें दी, वो केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया। और इसलिए उनका सिपाही जो उनके आंदोलन के शुरुआती दिनों से उनसे जुड़ा हुआ था, उसने इस्तीफा दे दिया। अब केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल है। एक बड़ा पिलर आम आदमी पार्टी का गिर गया। इस खबर को ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये इन्हीं दो के बीच में है क्या? शायद नहीं। दिल्ली की जनता को, मूल बात तो यह है कि जैसे चैनल वाले जैसे कॉरपोरेट में आपको नोटिस पीरियड देते हैं ना, वैसे ही भारत की संसद को, हालांकि सबसे ज़्यादा तो एक है तो सेफ है, मतलब एक है अगर एनडीए में है तो सेफ है। मैं तो ऐसे कहता हूँ, एक है सेफ है कि नहीं, एनडीए में है तो सेफ है। तो जितने भी भ्रष्टाचार या केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे में जितने नेता आए थे, और खास करके बीजेपी के नेताओं ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, और जितने परिवारवाद के चेहरे थे जो पार्टियों के प्रमुख रह गए, उनको छोड़ के, अखिलेश, राहुल, तेजस्वी को छोड़ के बाकी और पार्टियों के जितने परिवारवाद के चेहरे थे वो सब एनडीए की तरफ चले गए। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा था, उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जरूर कभी न कभी ये मौका आएगा। वैसे सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो वो ऐसा कोई नियम लाए, लेकिन देश में एक कानून जरूर बनना चाहिए कि कोई नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है तो 24 घंटे के भीतर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर उसका, उस राज्य का, अगर वो विधानसभा से, विधायक से जा रहा है विधानसभा में, तो उस राज्य की अगली विधानसभा में उस जिस पार्टी से छोड़ के वो दूसरी में गया, उससे वो टिकट नहीं पाएगा, उसके बाद वाले में पाएगा। इसी तरह लोकसभा में
तब तो शायद ये दल बदल का मामला कुछ रुके। लेकिन आप ये बताइए, कैलाश गहलोत 2015 में 1500 वोटों से और 2020 में कोई 6000 वोटों से, आम आदमी पार्टी के जब थोक भाव में जो विधायक जीते और सबसे कम वोटों से जीतने वाले विधायकों में नीचे से कैलाश गहलोत का भी नाम आता है, तो उस कैलाश गहलोत को देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिसको कि दिल्ली की जनता ने 14-19-24 कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने के बावजूद या अलग अलग लड़ने के बावजूद दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर दिल्ली की जनता ने भाजपा को जिताया। यहां तक कि पिछली बार को छोड़ के पीछे वाला एमसीडी का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने जिताया। और जिस दिल्ली बीजेपी, कांग्रेस तो नहीं लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी का एक सशक्त विकल्प बनने की दिशा में बढ़ सकती थी, उस बीजेपी को आम आदमी पार्टी के नेताओं की दरकार क्यों पड़ी? और एक ऐसे मंत्री की, इसमें क्या हुआ? अब निश्चित तौर पर एक है तो सेफ है, एनडीए में है तो सेफ है। अब कैलाश गहलोत ने तो पाला बदल लिया, उनके ऊपर जो जांच का दायरा था वो शायद जैसे और पर, जैसे अजीत पवार पर, प्रफुल्ल पटेल पर, हसन मुशर्रफ पर, छगन भुजबल पर, सीता सोरेन पर और तमाम जो नेता है उनकी फाइल कहाँ है, कैसे है, नोटिस है, क्या है, पता नहीं। तो कैलाश गहलोत ने तो अपने को सेव कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि अब आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा। वैसे भी दिल्ली के आसपास के जो जाट बेल्ट के लोग थे वो ज़्यादा बीजेपी को प्रेफर करते हैं और बीजेपी में जाट बिरादरी से आने वाले नेताओं की संख्या भी छोटी मोटी नहीं और बहुत कद्दावर लोग हैं। लेकिन तब भी बीजेपी, बहुत सारी वेबसाइट और न्यूज़ उसमें मैं देख रहा था, लोगों ने कहा कि एक आम आदमी पार्टी का प्रमुख जाट चेहरा बीजेपी के साथ गया और जोर का झटका। अरे कैलाश गहलोत जाट समुदाय से आते, उनके इस्तीफा देने से पहले दिल्ली की जनता और देश की जनता को तो बहुत ही कम, अच्छा वो सबसे शरीफ नेताओं में, सबसे सौम्य और शालीन नेताओं में, सबसे कम विवाद और चर्चा में आने वाले नेताओं में कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के आ सकते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा चर्चा में भी नहीं रहते थे और उन्होंने कभी इस तरीके से किया भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा कुछ तथ्य आपके सामने रख दे रहा हूँ। तो बात यह है, मेरा मतलब ये रहता है कि आपके पास सारे फैक्ट, एक न्यूज़मैन की तरह मैं आपको सारे एंगल जो है वो बता दूं। नतीजा आपके हाथ में, आप इस खबर को चाहे जिस तरह से देखना चाहें। लेकिन ये बात सच है, इसी 15 अगस्त को झंडा फहराते वक्त कैलाश गहलोत, जो दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा इसलिए फहरा रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर थे। झंडा फहराने के बाद उन्होंने कहा कि इस तिरंगे के नीचे खड़ा होकर मैं गर्व से कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। ये 15 अगस्त की बात है। अरविंद केजरीवाल ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी थी कि मेरी अनुपस्थिति में आतिशी झंडा फहराएंगे, लेकिन कैलाश गहलोत को दिल्ली के एलजी ने तय किया कि वो फहराएंगे, शायद सीनियर मिनिस्टर की वजह से या जो भी। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एलजी ने तय किया कि कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे और कैलाश गहलोत ने झंडा जाके फहराया। दूसरी बात, अपने विभाग के कुछ ऐसे काम थे सूत्रों के मुताबिक जिनके कामों को एलजी बहुत आसानी से कर दे रहे थे, बाकी जगह रोड अटका रहे थे। कैलाश गहलोत आज बीजेपी की शामिल होते वक्त उन्होंने कहा कि हमेशा पंगा लेना राष्ट्रीय केंद्र सरकार से ये उनको ठीक नहीं लगता था। बहरहाल 9 साल मंत्री रहने के बाद या 7-8 साल मंत्री रहने के बाद आपको न ठीक लगे तो ये आपकी मर्जी है। बहरहाल रहते हुए तो अभी स्वतंत्रता सेनानी आपको अगस्त तक अरविंद केजरीवाल लग रहे थे। अब हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, उस दिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया और मंच पर कैलाश गहलोत भी बैठे हुए थे। जब उन्होंने आतिशी के
नाम का ऐलान तो नहीं किया, अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। और उन्होंने ये बात कही कि मैंने जो चिट्ठी लिखी थी वो एलजी साहब के पास पहुंचाई नहीं गई और वार्निंग दी गई और कैसे कैसे जो भी बातें हैं। तो कुल मिला जुलाकर जब उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो शायद कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के कामकाज की शैली को समझते हुए वो समझ गए कि आम आदमी पार्टी में अब उनके दिन गिने चुने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस लोक विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं का टिकट काटेंगे, विधायकों का काटेंगे। और जो रिपोर्ट कार्ड कैलाश गहलोत की थी उसमें संशय उन्हें लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अरविंद अब कैलाश गहलोत ने उससे पहले अपना कार्यक्रम करना शुरू किया होगा, क्योंकि जब आप दूसरे चैनल या दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपकी बातचीत पहले होती है, तभी आप इस्तीफा देते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा चैनलों में गया नहीं हूँ, मैं तो 24-25 साल में 2-3 चैनलों में ही पूरी नौकरी मेरी निकल गई। जी न्यूज़ में 10 साल, 11वां साल मेरा चल रहा है न्यूज़ 24 में, कुल 24 साल के करियर। एक जगह 6 महीने रहा था और एक जगह बाकी 1.5-2 साल। तो मैं तो ज़्यादा जगह गया नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि कंपनियां बुलाती हैं तो ऑफ़र पहले बातचीत हो जाती है, तनख्वाह की, प्रमोशन की, आप क्या काम करेंगे, आपको क्या मौका मिलेगा और क्या पोजीशन मिलेगी, ये सब बात हो जाती तब इस्तीफा होता। तो कैलाश गहलोत एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए उसके बाद उनका जो पहले कैलाश गहलोत को दिया गया, उन्होंने एक बार बजट भी पेश किया, फिर एंट्री हुई आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की। सौरभ भारद्वाज आतिशी को कैलाश गहलोत से कुछ मंत्रालय लेकर आतिशी को दे दिए गए। कैलाश गहलोत का काम बहुत कुछ मंत्रालय आतिशी को मिले। तो जब इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो बट नेचुरल है कि गोपाल राय और कैलाश गहलोत जो सीनियर मिनिस्टर थे, इनके मन में ये दिमाग में बात आई होगी कि चीफ मिनिस्टर बनने का उनका रास्ता तय हो रहा है, और ये हाई कोर्ट के वकील भी हैं और बेहद विनम्र शालीन सब हैं। लेकिन एकदम से नई आई आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। अरविंद केजरीवाल कोई हल्के खिलाड़ी तो है नहीं। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। जब जेल से लौट के हेमंत सोरेन आए और पार्टी ने चंपई सोरेन से कहा कि अब हेमंत आ गए, आपको उतने ही दिन राज करना था जितने दिन हेमंत जेल में थे। चंपई सोरेन ने कहा कि अबे बतौर मुख्यमंत्री मेरे कई कार्यक्रम लगे हैं, अभी जितने कार्यक्रम लगे इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। हेमंत सोरेन को समझ में आ गया कि ये सूट बूट सलामी, ये बंगला, ये कैबिनेट, ये बैठक, चंपई सोरेन कुछ खेल कर सकते हैं। तो उसके बाद उनसे एक तरह से दबाव डाला गया और उनसे फटाफट इस्तीफा लिया गया। बस, अरे मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी ऐसी होती है ना, जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार बैठाए थे, देखा क्या हुआ। आप किसी को बैठाएंगे तो फिर वो उतरने का राजी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को ये मालूम था कि आतिशी नहीं है, आतिशी पे उनको विश्वास होगा, आतिशी का अपना कोई जनाधार नहीं है, आतिशी का अपना उस तरह से कोई जातीय समीकरण नहीं है। आतिशी अभी एक ही बार विधानसभा की चुनाव लड़ी है, तो उनके लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना ज़्यादा ठीक था, बजाय इसके कि किसी और पर वो रिस्क लें और वो अगला चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बना दिया। निश्चित तौर पर कैलाश गहलोत को एक धक्का लगा होगा, उन्हें लगा होगा कि एक मंत्री जो कि वो इतने दिनों से हैं, अब वो एक नई आई मंत्री को उनको रिपोर्ट करना है। तमाम कारण है और चुनाव सामने था और भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में लगी रहती है। लोग कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियों के जो राडार पर है वो इधर आए तो सेफ है। यहाँ देख ही रहे हैं, अजीत पवार से लेके मैंने सारे नाम बता ही दिए, देश भर में इसकी चर्चा होती है और विपक्ष को यह मौका कहने का मिल जाता है और ये बीजेपी ही मौका देती है कि वो अपने वॉशिंग मशीन में सबको धुल देते हैं। मैंने आपको बताया कि कैलाश गहलोत आतिशी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद आहत बताए जा रहे थे और झंडा फहराने के बाद उनके दिमाग में भी कुछ बातें थीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनके कदमों की आहट हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं। तेरे कदमों की आहट हम जान लेते हैं
जिंदगी तुझे हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत खिलाड़ी आदमी है, मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने पहचान लिया आहट, और देखिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज ही उनसे पूछा गया चले गए, क्या वो फ्री हैं, जिधर जाए उधर जाए। तो अब बताइए कि दिल्ली की जनता और कैलाश गहलोत जिस विधानसभा सीट से आते हैं, उस जनता को क्या मिला? कैलाश गहलोत, मान लिया जाए कि सेंट्रल एजेंसीज की उनके ऊपर जांच थी इसलिए वो चले गए, तो वो सेफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो उस सीट से, हालांकि पिछली बार INLD का कैंडिडेट दूसरे स्थान पर था, लेकिन बीजेपी का भी कोई कार्यकर्ता लंबे समय से उस सीट से चुनाव की तैयारी कर रहा होगा और कैलाश गहलोत के खिलाफ अपना पर्चा पोस्टर चिपका रहा होगा। अब उनके आने के बाद उसका क्या होगा? भारतीय राजनीति में ये अदला बदली, और चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जिन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं और पार्टियों को रोज कोसते रहते थे कि ये दोनों मिल के खेल रहे हैं, ये है, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों ने लूटा है, ये किया वो किया, उन्हीं पार्टियों के सारे नेताओं, मुझे तो लगता है कि कुछ एक नेता कांग्रेस के छोड़ दिए जाएं बीजेपी के, तो आम आदमी पार्टी किसी को भी ले ले। जो अभी देखिए मतीन अहमद को ले लिया, अभी देखिए अनिल झा को ले लिया, अभी देखिए आज भी ज्वाइन करा, तो ये भी हर पार्टी के लोगों को अपना बटोरे जा रहे हैं। तो टिकट दे, वही वो लोग भी छोड़ के आ रहे थे, इसका मतलब पहले से बात है। अब जो कार्यकर्ता मान लीजिए आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं या जो हार गए थे जिन सीटों पर, वो तैयारी तो कर रहे होंगे, और आप दूसरी पार्टियों के लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, इधर वाले बीजेपी में जा रहे हैं। इस सब पर क्या गड्ढमड्ढ हो रहा है? जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, देश में एक नई क्रांति करने आए थे, वो भी उसी सांचे में ढल गए। और मोदी जी जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ 2013 में 14 में नारा देके एक ही समय में दोनों लोगों ने ये बात की थी, और 2024 तक आते आते दोनों लोगों ने मामला गड्ढमड्ढ करके ढाक के 3 पात वहीं पर फिर राजनीति पहुंच गई है। अब फिर भ्रष्टाचार और परिवारवाद इस देश की राजनीति से मामला खत्म। मैं तो आज बारामती में हूँ, यहीं देख लीजिए, एक तरफ योगेंद्र पवार लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार लड़ रहे हैं, एक एनडीए से लड़ रहा है, एक इंडिया से लड़ रहा है। जीते कोई, जीतेगी पवार फैमिली, और 60-70 सालों से वही कुल मिला के देश में 500-600 परिवार हैं। वही 500-600 परिवार आज़ादी के पहले, वही 543 कितने जो रियासतें थीं, और अब उसके बाद 500-600 वही चेहरे हैं। वही घूम के इधर बैठ रहे हैं, वही घूम के उधर बैठ रहे हैं। सरकार किसी की हो, मजा वही 500-600 फैमिली, 1000 फैमिली ले रही है। बाकी हम और आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर बिजी हैं और एक दूसरे को खिंचाई करने में लगे, एक दूसरे का नाम लेके गाली देने में लगे। नेताओं की मंडी वही है। तो एक कवि की लाइन है कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इसमें सबने मदिरा पी ली है। नमस्कार।